हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य साम्राज्य का वन लाइनर फॉर्म लेकर के आया हूँ। तो ठीक है, चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला लाइन है, मौर्य समाज का वर्गों में विभाजन दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद के रूप में किया गया था और इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। इसमें कहा गया है कि ये जो उस समय का मौर्य समाज था वह भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित था। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो समाज थे उनके वर्गों का जो विभाजन था, निम्न में से कौन मौर्य समाज का भाग नहीं है। तो भाग कौन कौन है हम लोग ये जान लेंगे। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये सभी मौर्य समाज के वर्ग के विभाजन के रूप में बताया गया है और इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मिलती है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को जो स्वीकारा था उसके लिए उसको किसने प्रेरित किया था, तो उपगुप्त ने प्रेरित किया था और ये स्टेटमेंट दिव्यावदान के अनुसार है। दिव्यावदान का क्या स्टेटमेंट था, तो अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था और उसके पुत्र का क्या नाम था, तो अशोक था। अर्थात अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। तो मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा जो था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था एवं अशोक का पिता था। अगला पॉइंट कहता है, मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था, तो अशोक था। प्रसिद्ध राजा बिंदुसार था और महानतम शासक अशोक था। अगला है, बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुघमित्र, देवनामप्रिय व मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए इनमें से कोई भी जो थे वो विदेश नहीं गए थे। अशोक के द्वारा किन्हीं को भी विदेश नहीं भेजा गया था। जैसे सुघमित्र, ठीक है, ये भी विदेश नहीं गए थे। देवनामप्रिय और मिनांडर, इनमें से कोई भी विदेश नहीं गए थे। अशोक की धम्म नीति एवं शासन पद्धति का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। अशोक की धम्म नीति एवं शासन संबंधी का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम वो जॉन मार्शल में से जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी से पॉइंट है। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगति परिषद का आयोजन पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था किस जगह पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्तिस थे और अशोक के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उसके राज्य की सीमा से बाहर था। तो मौर्य साम्राज्य के अंग कौन कौन थे? तो पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन, ये सभी मौर्य साम्राज्य के अंग थे। भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित स्तंभ के 4 सिरों को ग्रहण किया गया है। अर्थात भारत सरकार द्वारा जो प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 सिर हैं। मध्य प्रदेश सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची स्तूपों के लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो ग्रीक शासक था सेल्यूकस, उसको हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था, जो एक ग्रीक शासक था। अशोक के लघु शिलालेख सिद्धपुरा, रूपनाथ और जटिंग रामेश्वरम तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक का जो लघु शिलालेख है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिद्धपुरा से, रूपनाथ से और जटिंग रामेश्वर तीनों स्थानों से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया था। धौली या धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो उड़ीसा का क्षेत्र है, कलिंग क्षेत्र है, लेकिन मुख्य रूप से उस जगह का नाम है धौली या धौली। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य अर्थात कौटिल्य थे। इसमें से कोलंबस जो है सो अमेरिका की खोज किया था, उसने भारत की खोज नहीं की थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और कोलंबस भारत नहीं आया था। पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र से है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी थी, जो अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना, यह किसके प्रयास से हुआ? तो अशोक के प्रयास से हुआ। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। शुंग राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व के आसपास, मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया था। मौर्य के ही स्थान पर शुंग की स्थापना हुई थी और इस शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की और 185 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी और अशोक की सहायता किसने की थी? राधा गुप्त ने की थी सिंहासन ग्रहण करने के लिए। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था।
बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाले अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी था। मौर्य के समय में मुख्य कोषाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो सन्निधाता। ठीक है, मुख्य कोषाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो सन्निधाता। अगला पॉइंट है धम्म नीति का प्रतिपादन। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अशोक के द्वारा। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश का एक कला का नमूना है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। विशाखदत्त द्वारा रचित प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। ये मुद्रा राक्षस एक नाटक है और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की, जो कि एक नाटक है। और इसमें किस विषय पर चर्चा की गई है? जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित इस नाटक को इसमें प्रस्तुत किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में कौन आया था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में आया था, जो कि एक यूनानी राजदूत था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसको माना जाता है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है, चूंकि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। इसमें इतिहास की जानकारी नहीं है। मौर्य काल के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर बिहार के किस क्षेत्र में मिले हैं? तो बिहार के पटना के कुम्हरार में मिले हैं। बिहार के पटना के कुम्हरार में मौर्य काल से संबंधित क्या मिले हैं? तो 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर मिले हैं। मौर्यकालीन 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो कुम्हरार पटना में मिले हैं। 14 मेजर रॉक एडिक्ट अशोक से संबंधित है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है अभिलेखों के बारे में कि 14 अभिलेख जो हैं, ठीक है ना, वो अशोक से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोशाली थी। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोशाली थी। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। सारनाथ का लायन कैपिटल अर्थात सिंह स्तंभ अशोक ने बनवाया था। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द
उत्कीर्ण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रहे, ये सूचना आपको मुकामा क्लासेस पर उपलब्ध है, इसीलिए मुकामा क्लासेस को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके इसे अपने मित्रों से भी शेयर करें। जहाँ तक हो सके मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एक नया वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।